So hey students, this is Sigma Institute of Excellence and I am धारा राठौड़। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करेंगे, जिसमें पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो आज हम लोग 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, पर एक बार पहले के जो क्वेश्चन थे वो रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, डाइजेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि था केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में हम कौन से केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला था, एक सेकेंड, सबसे पहला था मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर के टाइम मिल्क जो है, दूध जो है, उसको हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो वो खराब हो जाता है। उसके बाद था सेकंड नंबर, आयरन आर्टिकल सच एज आयरन पैन नेल व्हेन एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर गेट कोरोडेड। जब आयरन पैन नेल इनको जब ह्यूमिड एयर में रखते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी की वजह से वो कोरोडेड हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर एक अनवांटेड सा लेयर बन जाता है। फिर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये रहा, ग्रेप्स का जूस निकाल के अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद है कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, हम लोग जो खाना खाते हैं उसके बॉडी में जाकर वो जो प्रोसेस होती है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में हमने देखा ये सारे अलग अलग तरह के केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, उसके बाद लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये सब केमिकल रिएक्शंस ही है। उसके बाद एक्टिविटी 1.1 पढ़ी, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। उसके बाद लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाली एक्टिविटी। फिर जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। फिर चेंजेस देखे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइम कौन से अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन कलर होता है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। फिर हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। उसके बाद अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन ज़रूरी क्यों है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। फिर अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कैसे करें। तो उसमें हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया था एक एग्जाम्पल को, और उसमें अलग अलग स्टेप्स थे, 7 स्टेप्स थे टोटल। फिर हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे, जिसमें था क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ इज द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइम प्रोडक्ट बनता कैसे है। हाउ इज द प्रोडक्ट, हमने ऊपर जब हमने वो वाला क्वेश्चन किया था कि केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते, उसमें हमने देखा था कि इस एरो के इस साइड LHS, इस साइड रिएक्टेंट्स होते हैं और उस साइड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन में इस साइड रिएक्टेंट्स होते हैं और उस साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन में, इन अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन। ये जो रिएक्टेंट्स है इनमें जो अलग अलग बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, इसका ऐसे करके ये जो बॉन्ड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं, वो टूटते हैं, ब्रोकन, वो टूटते हैं और रिएक्ट करके आगे जाके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स में जो ऑलरेडी बॉन्ड्स होते हैं, अलग अलग एटम्स जुड़े हुए होते हैं, H2O, CO2, ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं,
वो टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स इन द प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। तो इससे रिएक्टेंट्स मिलके ये जो A+B, तो यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट्स है ऐसे ये प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब जो पुराने बॉन्ड्स, रिएक्टेंट्स में जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और आगे जाके न्यू बॉन्ड्स बना के वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं डाइजेस्ट के क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक एक्टिविटी है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances undergo reaction to form a single product is called combination reaction। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है ये। अ केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर इन विच 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस undergo reaction to form a single product is called combination reaction। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है वो मिलके एक सब्सटेंस, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये एक है सिंगल रिएक्टेंट, ये एक है A और ये B, तो यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट्स और आगे जाके एक प्रोडक्ट AB बन रहा है। तो ये एक प्रोडक्ट है, तो ये 2 रिएक्टेंट्स ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया, तो इससे हम कॉम्बिनेशन, ये दोनों कंबाइन हुए हैं, इन दोनों ने कंबाइन होके AB ये वाला प्रोडक्ट बनाया है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि C+O2, तो CO2 होता है, तो ये और ये इन दोनों ने मिलके, ये दोनों कंबाइन हो गए हैं, ये दोनों कंबाइन हो गए, इन दोनों ने कंबाइन होके CO2 बनाया है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन हुआ, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances, that is reactants, 2 or more reactants undergo reaction to form a single product is called combination reaction। 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं ताकि वो एक प्रोडक्ट बना पाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बना पाए, उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस सिंपली ये याद रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब A+B AB। बस यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, ये दोनों कंबाइन हुए हैं, इन दोनों ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हमें एग्जांपल दिया हुआ है CaO plus H2O gives us CaOH twice। ये एक एक्टिविटी है, ये एक एक्टिविटी है। क्विक लाइम के अंदर पानी, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का मतलब होता है क्विक लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हमने पानी डाला, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हमने पानी डाला तब हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको इसके अंदर डाला, अब इसके अंदर हमने पानी डाला, तो ये जो प्रोसेस हो रही है CaO plus H2O, इसे हम स्लेकिंग ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्विक लाइम है, इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो उस प्रोसेस को हम स्लेकिंग ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं। और ये जो हमें मिल रहा है एंड में, ये जो पानी और कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स होके हमें जो मिल रहा है उसे हम स्लेक्ड लाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। स्लेक्ड लाइम मतलब
OH ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या बता रहे हैं, ये जो एक्टिविटी हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, जब हम पानी डालेंगे तो ये इसके साथ विगोरसली रिएक्ट करेगा, हीट रिलीज होगी। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, लेकिन हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर CaO और H2O कंबाइन होके CaOH ट्वाइस दे रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है अंडरगो रिएक्शन, रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए ये दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A+B तो AB। अब हमें यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, CaO plus H2O, CaO plus H2O gives us CaOH twice। ठीक है, तो यहाँ पर CaO मतलब क्विक लाइम, CaO मतलब क्विक लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्विक लाइम के अंदर H2O, क्विक लाइम और H2O, क्विक लाइम और H2O मतलब वाटर, क्विक लाइम और वाटर दोनों को मिला के ये जो एक्टिविटी हो रही है उसे हम स्लेकिंग ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम। उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा CaOH ट्वाइस, वो क्या होगा, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला था हमें, वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और H2O वाटर जो है ये दोनों कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए हमने इसे कौन से में देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। पर ये जो रिएक्शन है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ये जब रिएक्ट करेगा तब हीट रिलीज होगी, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक्टिविटी थी हमारी डाइजेस्ट के अंदर, ये एक एक्टिविटी है कैल्शियम ऑक्साइड वाले रिएक्शन की। CaO plus H2O gives us CaOH ट्वाइस। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये एक्वियस है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हमने पानी डाला तो फिर उसके साथ हमें हीट मिलेगी और ये जो बीकर है वो भी पूरा गरम हो जाएगा पूरा, और हमें यहाँ पर स्लेक्ड लाइम मिलेगा। तो मतलब CaOH ट्वाइस जो है वो क्या है, स्लेक्ड लाइम, और ये जो CaO जो है वो है क्विक लाइम, और क्विक लाइम के अंदर जब हमने पानी डाला तो उसे हम स्लेकिंग ऑफ, उस रिएक्शन को हम स्लेकिंग ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें बताया बर्निंग ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है।
ये दोनों भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ कोल। इसका मैंने अभी ऊपर ही आपको एग्जांपल दिया, C और O2 कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए कौन से रिएक्शन में आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, C plus O2 gives us CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर मतलब H2O, तो H2 ये H2 प्लस O2 gives us H2O। उसके बाद उसको बैलेंस किया हुआ है इसलिए यहाँ पर 2 लगा है, 2 ठीक है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि 2H2 प्लस O2 ये दोनों जो है वो कंबाइन होके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए दो सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी 1.4 है। ये एक्टिविटी हमने ऊपर ही कर दी थी, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बारे में ही बताया है, जो मैंने आपको ऊपर सब कुछ बता दिया है। टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CaO प्लस H2O किया है। ठीक है, तो CaO मतलब क्विक लाइम, हमने वो पहले ही बात की, और H2O वाटर। ठीक है, तो क्विक लाइम का और पानी का ये जो रिएक्शन है क्विक लाइम और वाटर का, उससे हमें क्या मिला, CaOH ट्वाइस। द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, क्विक लाइम और वाटर का ये जो रिएक्शन है उससे हमें क्या मिला, तो हमें CaOH ट्वाइस मिला। ठीक है, तो क्विक लाइम और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, CaOH ट्वाइस। ओके, तो सेकेंड है रिएक्शन अकरिंग बिटवीन slaked lime and water is called slaking of lime. The reaction occurring between quick lime and water is called slaking of lime. The reaction occurring between slaked lime and water is called slaking of lime. ठीक है, by touching the beaker it is observed that the beaker becomes warm since heat is evolved during reaction. तो अगर हम इस बीकर को टच करेंगे तो ये हमें गर्म लगेगा, क्योंकि हीट जो है इस रिएक्शन के टाइम हीट निकल रही है, गर्मी फैल रही है। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसे स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं, स्लेक्ड लाइम। ये क्विक लाइम और ये स्लेक्ड लाइम। ठीक है, अब ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है जो कि हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, CaO प्लस H2O gives us CaOH twice. ओके, what is used for whitewashing of the walls of the house carried out? Explain the preparation by showing chemical equation. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, what is used for whitewashing of the walls of the house? हमारे हाउस में ये जो वाइट वॉशिंग होता है उसमें क्या यूज़ होता है, और जो भी यूज़ होता है उससे उसका प्रिपरेशन हमें केमिकल इक्वेशन के द्वारा समझाना है। तो अभी जो हमने ऊपर देखी वही यूज़ होता है हमारे घर पे वाइट वॉशिंग के लिए, तो उसी का इक्वेशन लिखना है हमें। ठीक है,
तो सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर, ये जो हमने किया था CaO क्विक लाइम प्लस H2O वाटर, क्विक लाइम प्लस वाटर जो था उससे हमें जो मिला वो था CaOH ट्वाइस। ये जो था यही है लाइम वाटर, ठीक है। ये सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हो और इसे हम लाइम वाटर भी बोल सकते हैं और इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसे हम प्रोडक्ट ऑफ क्विक लाइम एंड वाटर भी बोल सकते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर का सॉल्यूशन मतलब CaOH ट्वाइस, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम को ही लाइम वाटर बोलते हैं। तो ये सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर मतलब ये जो है ये ही हमारे घर पे, हमारे घर की दीवारों पे वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। यही हमारे घर पे वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्लेकिंग ऑफ लाइम, ये हमने पहले ऑलरेडी देखा, ठीक है। CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O gives us CaOH ट्वाइस। स्लेकिंग ऑफ लाइम, इस रिएक्शन को स्लेकिंग ऑफ लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखना है हमें इस आंसर में, क्योंकि हमें ऑलरेडी पूछा है कि जो भी हमारे घर पे वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है उसका प्रिपरेशन बताना है, केमिकल इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द हाउस कैरिड आउट। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन बाय शोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आंसर में हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर मतलब CaOH ट्वाइस, सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर ही CaOH ट्वाइस है। ये हमारे घर पे वाइट वॉशिंग के लिए हमारे घर की दीवारों पे यूज होता है। CaOH ट्वाइस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द हाउस। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये कैसे बनता है, स्लेकिंग ऑफ लाइम। स्लेकिंग ऑफ लाइम से बनता है ये एज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें ये जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें पता चल रहा है, ये जो CaO प्लस H2O तो CaOH ट्वाइस, तो CaOH ट्वाइस ऐसे बनता है बाय स्लेकिंग ऑफ लाइम। अब सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर इज अप्लाइड टू द वॉल्स ऑफ द हाउस देन इट रिएक्ट स्लोली। तो हमने लाइम वाटर का सॉल्यूशन तो लगा लिया दीवारों पे, अब ये सॉल्यूशन लगाने के बाद ये जो CaOH ट्वाइस जो है वो रिएक्ट करता है धीरे धीरे, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। हमारी दीवारों पे लगाएंगे घर की, तो दीवार जो है हमारे घर पे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, तो अलग अलग गैसेस होगी। तो ये जो स्लेक्ड लाइम जो CaOH ट्वाइस जो है लाइम वाटर, वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा and a thin layer of CaCO3 is formed on walls after 2 to 3 days। ठीक है, ये जो वाइट वॉशिंग में लगाया था CaOH ट्वाइस, ये जो लाइम वाटर लगाया था उसको लगाने के बाद वो सूखता है, पता है गीला गीला लगाते तो वो सूख जाता है ना, तो वो जो बनता है वो CaCO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो वो CO2 की प्रेजेंस, CO2 के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करके 2-3 दिनों में वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाता है और वो CaCO3 प्लस H2O मिलता है हमें। ठीक है, एज अ रिजल्ट वॉल्स अपीयर शाइनिंग वाइट। तो CaOH ट्वाइस जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारी वॉल जो है वो शाइनिंग हो जाती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था क्या, वाइट वॉशिंग के लिए हमारे घरों में क्या यूज़ होता है। तो
जो यूज़ होता है वो कैसे बनता है, उसकी केमिकल इक्वेशन लिखना था हमें। तो फिर हमने क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर मतलब CaOH ट्वाइस। सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर मतलब CaOH ट्वाइस जो है वो यूज़ होता है हमारे घरों की दीवारों पे वाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। और वो कैसे बनता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्लेकिंग ऑफ लाइम। ऐसे बनता है ये, CaO प्लस H2O गिव्स अ CaOH ट्वाइस। तो CaO प्लस H2O करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लाइम वाटर, ठीक है। एज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये वाली इक्वेशन है लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर होता है वो। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर is applied to the walls of the house, then it reacts slowly with the CO2 gas of air। हवा में CO2 गैस तो होता ही है, तो ये जो CaCO3 जो होता है, CaCO3 जो होता है वो धीरे धीरे से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। CaCO3 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने की वजह से उसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है CaCO3 की। 2-3 दिनों के बाद सबसे पहले तो हमने लाइम वाटर लगाया। अब ये जो लाइम वाटर है वो एक्वियस है, तो गैस के कांटेक्ट में आके उसके साथ रिएक्ट करके एक पतला सा लेयर बनाएगा वो CaCO3 का। और 2-3 दिन के बाद इसकी वजह से हमारा जो घर है उसकी जो दीवारें जहाँ पर हमने CaOH ट्वाइस लगाया था, CaOH ट्वाइस जो लगाया था उस दीवार पे, वो दीवार हमें शाइनिंग वाइट लगेगी, ठीक है। तो ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से 2-3 दिन के बाद CaCO3 की एक पतली सी लेयर बन जाएगी, थिन लेयर, पतली सी लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से हमारा घर जो है वो शाइनिंग वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो 2-3 एक्टिविटी में मैंने ऐसा बोला था कि ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब रियल में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रियल में क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर हीट जो है वो रिलीज होती है। केमिकल रिएक्शन के टाइम हीट जब रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर हमें ये जो फोटो दिया हुआ है, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, देखो अंदर जा रही है, इधर से भी, 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 हीट अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में क्या, हीट रिलीज हो रही है, बाहर छूट रही है हीट, जैसे कि हमने वो देखा था कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर वाला, जिसमें वो जो बीकर था वो उसको टच करेंगे तो गर्म लगेगा। फिर जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला जो था उसमें भी बीकर को अगर हम टच करेंगे तो वो उसमें जो कॉनिकल फ्लास्क था उसको अगर हम टच करते तो हमें वो गर्म लगता। तो वो गर्म इसलिए लगता क्योंकि हीट जो है वो रिलीज हो रही थी, उसकी वजह से वो जो हमने यूज़ किया था बीकर या फिर कॉनिकल फ्लास्क वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब वो जो रिएक्शन थे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे जिसमें हीट रिलीज हो रही है। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट लेती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, और वो रिएक्शन जिसमें हीट अंदर जाती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इन विच हीट जो है वो रिलीज हो रही है
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के टाइम हीट रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ से बाहर से वो हीट ले रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो जो रिएक्टेंट्स है वो खुद बाहर से हीट ले रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। हीट जो है वो अंदर जा रही है, इसलिए हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो हीट अंदर जा रही है, ठीक है, एक्सो हीट एग्जिट ले रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हीट बाहर निकल रही है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर यहाँ पर एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गिव एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देने हैं। तो केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, हीट जो है वो बाहर निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब उसके एग्जांपल्स क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को अगर जब हम जलाते हैं तो वो भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। फिर बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल ये हमने ऊपर ही देखा था। उसके बाद इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं खुद से, CaO + H2O वाला डाल सकते हैं, फिर जिंक मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला डाल सकते हैं, जिसमें हीट रिलीज हो रही है। वो जो रिएक्शन है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एग्जांपल्स पूछे हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो यहाँ पर CH4 है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH4 मीथेन प्लस 2O2 ऑक्सीजन, उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला प्लस H2O मिला, लेकिन इसके साथ हीट रिलीज हो रही है, इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये मीथेन है। फिर बर्निंग ऑफ कोल, C + O2 गिव्स अ CO2 प्लस हीट। अगर कोयले को हम जलाएंगे, कोयले को हम जलाएंगे तो हीट निकलेगी, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, फिर फॉर्मेशन, थर्ड नंबर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट मैन्योर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट मैन्योर, ये जो मैन्योर बनता है वेजिटेबल पील्स और जो वेस्ट होता है उससे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऐसे डिकम्पोजिशन जैसा कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वेजिटेबल पील से जो डिकम्पोजिशन होता है, वेजिटेबल पील्स का जो डिकम्पोजिशन होता है उससे जो मैन्योर बनता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी हीट रिलीज हो रही है, इसमें भी हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट मैन्योर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 था कि हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो सबसे पहले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है,
इसके एग्जाम्पल थे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन को जलाया तो हीट CO2 H2O, फिर बर्निंग ऑफ कोल C+O2 गिव्स अस CO2 प्लस हीट। फिर ये जो मैन्योर बनता है वो भी, उसमें भी हीट रिलीज होती है। मैन्योर जो बनता है उसमें भी हीट रिलीज होती है, इसलिए वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट मैन्योर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इससे हमें एक्सप्लेन करना है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो इससे हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो वी नीड एनर्जी फॉर स्टेइंग अलाइव, वी नीड एनर्जी फॉर स्टेइंग अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हम खाते हैं, ठीक है। वी नीड एनर्जी, हमें शक्ति चाहिए, फॉर स्टेइंग अलाइव, जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी, हमें ये एनर्जी, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द डाइट, हमें ये एनर्जी हमारे खाने से मिलती है। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। सबसे पहले तो हमें ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रहने के लिए हमें खाना पड़ता है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें किससे मिलती है, एनर्जी हमें किससे मिलती है, हमारे डाइट से। हम जो खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलेगी। हम जैसा खाएंगे हमें वैसी एनर्जी मिलेगी। जितना बाहर का खाएंगे उतनी तबीयत बिगड़ेगी। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस ड्यूरिंग डाइजेशन। तो हमने देखा था कि डाइजेशन जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। आपको अगर नहीं पता तो आप जाके हमारी पहली वाली वीडियो देख के आओ, उसमें हमने 10 क्वेश्चंस जो कवर किए थे, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर हमने देखा था कि डाइजेशन जो है, हम जो खाना खाते हैं हमारे पेट में जाता है तो उस पर जो भी प्रोसेस होती है वो भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो डाइजेशन के टाइम ये जो खाना है उसको, खाना, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस ड्यूरिंग डाइजेशन। तो डाइजेशन के टाइम हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेशन के टाइम सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन, मतलब तोड़ देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटेटोज एंड ब्रेड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राइस, पोटेटो, चावल, आलू, ब्रेड, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इन्हें तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाता है, इन्हें तोड़ा जाता है ताकि क्या बने, ग्लूकोज बने, ठीक है। सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो था हमें ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमें हमारे खाने में से आती है और हमारा खाना हमारे खाने को तोड़ा जाता है जब हमारे खाने का डाइजेशन होता है। और हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि राइस, पोटैटो और ब्रेड जो है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है और कार्बोहाइड्रेट्स जो है उससे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, उसको तोड़ के, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। द ग्लूकोज combines with oxygen in the cells of our body and provides energy। तो वो हमने हमारा जो वो वाला था, हमारा जो पार्ट 1 था उसके अंदर जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें था केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ।
तो उसके अंदर हमें बताया था कि रेस्पिरेशन जो होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे रेस्पिरेशन जो है उसमें ऐसा था, ग्लूकोज से पाइरूवेट, फिर पाइरूवेट से यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, इन ईस्ट, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन। हम उस चार्ट पे ही चले जाते हैं। ये रहा। तो रेस्पिरेशन की बात आई है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। फिर ग्लूकोज सेल्स हमारे बॉडी के सेल्स में अलग अलग पार्ट में जाके ऐसे टुकड़ों में बिक जाता है। ठीक है, जैसे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, फिर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर हर एक चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है, पहले ग्लूकोज का पाइरूवेट में, उसके बाद फिर पाइरूवेट का अलग अलग हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे जाके सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, एब्सेंस है, कमी है, उस हिसाब से ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों में इथेनॉल प्लस एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, ये सब चीज़ें। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में चैप्टर 5 में है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग इधर जाके देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो हम वापस चले जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? आज हम लोग बाय द वे 20 क्वेश्चंस ही कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम आगे वाले पार्ट में करेंगे। हम यहाँ थे, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमें एक्सप्लेन करना था। रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही हमें एक्सप्लेन करना था। तो हमने सबसे पहले तो देखा वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। ठीक है, हमें ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें खाना चाहिए। और हमारा जो खाना है उसमें हम चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका उससे ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए उसको तोड़ा जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर हमारे बॉडी में अलग अलग सेल्स में जाके ग्लूकोज को अलग अलग ऐसे, हमने ऊपर वाला वो देखा रेस्पिरेशन वाला, ये जो प्रोसेस है इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हमें बस उतना ही बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज को पाइरूवेट में, फिर यहाँ पर जाकर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, फिर वहाँ पर जाकर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा दिस कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी हो गया। ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमारे सेल्स के अंदर, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर, इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमने देखा था इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी था, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी था, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्ला ब्ला ऐसे था। तो हमने ऊपर वाले रेस्पिरेशन वाला वो जो चार्ट था जिसके अंदर ऐसे 3 एरो निकल रहे थे, तो हमने वो देखा। तो ये जो प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन है। ठीक है, हम जो इनहेल एक्सेल करते हैं तो हमारी बॉडी में ये सब होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ग्लूकोज का ये जो ब्रेकडाउन होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन।
हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। थस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने क्या देखा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और जहां एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। एग्जिट एनर्जी रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब इन शॉर्ट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये सब जो हमने पढ़ा उसमें कुछ नहीं था, हमें सब पता होता है, पर फिर भी हमें एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि हम क्या लिखें। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, बस हमें एक्सप्लेन करना था कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो सबसे पहले हमें ज़िंदा रहना है, और ज़िंदा रहने के लिए हम खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए खाना जो हम खाते हैं उसमें हम चावल खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, आलू खाते हैं। तो हमें ये तीनों के ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका ब्रोक डाउन वो टूट के ग्लूकोज बनता है। फिर ये जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स के अंदर जाके हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी रिलीज करता है, और जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5 में, टू स्टडी द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर हम फेरस सल्फेट को जलाएंगे। ठीक है, द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट आर ग्रीनिश। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, लाइट ग्रीन भी बोल सकते हैं हम, फेंट ग्रीन मतलब थोड़े ऐसे हल्के हल्के, लाइट ग्रीन जो होता है ना वो लाइट ग्रीन। ठीक है, तो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लाइट ग्रीन होते हैं, मतलब ग्रीनिश। ठीक है, ग्रीन मतलब ओके। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है हमें। तो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीनिश लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, पर उसको जब जलाते हैं तब हमें उसका कलर ग्रीन कलर चेंज होकर ब्राउन कलर रेडिश कलर का दिखता है। On heating the ferrous sulfate, on heating the ferrous sulfate, it is decomposed in Fe2O3 and green color changes to reddish brown। वो फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाता है। कौन से कलर में, ब्राउन, रेडिश मतलब ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब हम इसको जलाते हैं, उसको हीट करते हैं तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है। ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट अ गैड हैविंग स्पेसिफिक स्मेल इज इवॉल्व ड्यू टू कंबशन ऑफ सल्फर। तो सल्फर भी था, फेरस सल्फेट तो सल्फर भी था इधर। तो सल्फर के कंबशन की वजह से एक स्मेल निकलती है, स्मेल इवॉल्व होती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ठीक है, अ गैस हैविंग स्पेसिफिक स्मेल, एक ऐसी गैस निकलती है जिसकी एक स्मेल होती है गंदी सी। वो स्मेल सल्फर का जो कंबशन होता है उसकी वजह से एक गैस निकलती है जिसकी गंदी सी स्मेल होती है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के मतलब ग्रीनिश होते हैं, लेकिन उसको जब हम जलाते हैं तो वो रेडिश मतलब ब्राउन कलर का हो जाता है, और Fe2O3 हो जाता है, Fe2O3 हो जाता है जो कि ब्राउन कलर का है, और एक गैस भी इवॉल्व होती है जिसकी एक स्मेल होती है। फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में निकल फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को जब हम जलाएंगे तो हमें फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 मिलेगा, और SO2 एंड SO3 मिलेगा हमें। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड।
ट्राइऑक्साइड और डाइऑक्साइड। तो फेरस सल्फेट को जब हम जलाएंगे तो हमें Fe2O3 मिलेगा प्लस SO2 मिलेगा प्लस SO3 मिलेगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, फेरस सल्फेट ग्रीनिश थे, फिर उसको जलाया तो वो ब्राउन कलर के हो गए और एक गैस निकला सल्फर के कंबशन की वजह से। द कंबशन ऑफ सल्फर फॉर्म्स SO2 एंड SO3 विच possesses स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग स्मेल। तो इसका जो कंबशन हुआ उससे हमें सल्फर के कंबशन की वजह से हमें SO2 और SO3 मिला, जो कि जिसका बहुत गंदा सा इरिटेटिंग स्मेल है। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ग्रीनिश कलर के होते हैं, उसको जब हमने जलाया तो हमें रेडिश कलर ब्राउन कलर मिला। एक गैस निकला, किसकी वजह से? सल्फर के कंबशन की वजह से एक गैस निकला जिसकी गंदी सी स्मेल थी, और सल्फर के कंबशन की वजह से SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिला। और फेरस सल्फेट को पूरा जलाया तो हमें क्या मिला? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम आते हैं डाइजेस्ट के क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा। अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच a single compound on heating or in the presence of sunlight forms more than one product is called decomposition reaction। ठीक है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड हीट होने पे, मतलब हीटिंग पे या फिर सनलाइट में, एक कंपाउंड मतलब ए है तो इसको हमने गर्म किया तो हमें A+B मिला, तो हमें एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इससे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। इसको गर्म करने पर, इसको हीट देने पर या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, अगर इससे सनलाइट की प्रेजेंस में ये है, सनलाइट में रख दिया इसको, तो इससे हमें ये और ये मिला, तो एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो अपने आप को ब्रेक करता है हीट गर्म होने पे, ऑन हीटिंग या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, ताकि वो दो प्रोडक्ट या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाए। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अ chemical reaction in which a single compound on heating or in the presence of sunlight forms more than one product is called decomposition reaction। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एग्जांपल्स दिए हुए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीट गरम करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट एक ही है हमारे पास, लेकिन उससे हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं CaO प्लस CO2। तो ये रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट को सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट देने पर या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में एक रिएक्टेंट हीट देने पर या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में दो प्रोडक्ट या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे?
decomposition reaction. Question number 18. Which substance is used in the manufacture of cement? छोटा सा है, ठीक है। सीमेंट बनाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता है और उसे हमें इक्वेशन के साथ लिखना है। तो सीमेंट बनाने के लिए मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के मैन्युफैक्चर में कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम मतलब CaO, इसकी कथा हमने ऊपर ही देखी, CaO, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब हमने ऑलरेडी देखा। तो ये बस एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है कि सीमेंट के मैन्युफैक्चर के टाइम कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं। तो फिर आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइम भी कहा जाता है। उसका केमिकल मतलब ये जो है वो CaO है, ठीक है। क्विकलाइम मतलब CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ये तीनों एक ही चीज़ है, CaO ही कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO ही क्विकलाइम है। तो CaO को यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट के मैन्युफैक्चर में CaO को यूज़ किया जाता है। और CaO कैसे बनता है हमने ऊपर ही देखा, देखो CaCO3, इसको हीट देंगे तो CaO प्लस CO2 बना, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट देने पर उसका डिकम्पोजिशन हुआ, मतलब एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट्स मिले, तो उसे हीट देने पर एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलेंगे, ठीक है। तो CaCO3 को हीट किया तो CaO प्लस CO2 मिला और ये जो CaO है इसे यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट को बनाने के टाइम CaO यूज़ किया जाता है, जो कि CaCO3 को गर्म करने पे मिला। CaCO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन होने पर हमें CaO मिलेगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, whose presence causes the decomposition reaction? Can it be considered as an endothermic reaction? Whose presence, किसकी प्रेजेंस से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और क्या हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन मान सकते हैं? तो हमने क्या देखा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। और ये जो है CaCO3 ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हमने ऊपर देखा। अब इस रिएक्शन के अंदर CaCO3 को डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे हीट की ज़रूरत है। इसका मतलब CaCO3 जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो इसका मतलब ये जो CaCO3 है वो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, और जब भी हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है वो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम। देखो CaCO3 को अगर हम हीट नहीं देते तो वो ऐसा का ऐसा ही रहता, और जब हमने इसको हीट दी तो फिर वो CaO प्लस CO2 बन गया, उसने दो प्रोडक्ट बना दिए खुद को ऐसे डिकम्पोज करके। तो इसका मतलब CaCO3 ने हीट को एब्जॉर्ब किया और इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो, उससे हम कंसिडर कर सकते हैं कैसे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। Whose presence causes the decomposition reaction? Can it be considered as an endothermic reaction? क्या उससे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरह कंसिडर कर सकते हैं? तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, पर एक बार इसके हिसाब से देख लेते हैं। Decomposition reaction takes place by absorption of heat और in presence of sunlight। हमने ऊपर ही चर्चा की कि डिकम्पोजिशन कब होगा, जब हीट
एब्जॉर्ब होगी या फिर सनलाइट की प्रेजेंस होगी। सनलाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ को हम रख देंगे तो उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है। अगर किसी चीज़ को हमने हीट दी तो उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है। इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ रही है, मतलब वो जो सामने वाला रिएक्टेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब होता है? जब हीट का एब्जॉर्प्शन होता है या फिर सनलाइट का प्रेजेंस होता है। सनलाइट का प्रेजेंस होता है या फिर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, तब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, और कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमारे ऊपर वाले डेफिनेशन में नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि H2O जो है 2H2O, तो 2H2 प्लस O2, तो इधर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक एक्टिविटी आएगी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब कब होगा? जब हीट दी जाएगी या फिर सनलाइट की प्रेजेंस होगी या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तब। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, हीट दी जाएगी या फिर सनलाइट की प्रेजेंस होगी, तब एक रिएक्टेंट टूटेगा, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएगा। एक रिएक्टेंट दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा हीट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होने पे, तो उस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एटम्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिकम्पोज इनटू स्मॉल स्पेसेस। यहाँ पर हमने देखा ऊपर वाला, ये मैंने बताया आपको, ये जो है ये हीट ले रहा है ताकि वो दो प्रोडक्ट बना पाए। तो यहाँ पर हीट ली जा रही है, यहाँ पर इसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो इसीलिए हैंस डिकम्पोजिशन रिएक्शन is considered as an endothermic reaction since heat is absorbed। तो क्योंकि हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जा रही है, इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। What happens when ammonium chloride is added to barium hydroxide? What changes in temperature take place during the reaction? क्या होगा जब हम अमोनियम क्लोराइड को बैरियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे और क्या चेंज आएगा उनके टेम्परेचर में? तो इनके रिएक्शन के टाइम अमोनियम क्लोराइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के टाइम टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा और क्या होगा वो बताना है हमें। ठीक है, तो जब अमोनियम क्लोराइड को बैरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड को बैरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड को बैरियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो क्या होगा? तो हमें मिलेगा बैरियम क्लोराइड और एमोनिया और वाटर, बैरियम क्लोराइड और एमोनिया और वाटर, BaCl2 प्लस 2NH3, BaCl2 प्लस 2NH3 प्लस H2O, BaCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O। ठीक है, बैरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम अमोनियम क्लोराइड डालेंगे तो हमें बैरियम क्लोराइड मिलेगा, एमोनिया मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो इस रिएक्शन के टाइम टेम्परेचर इज लोअर्ड सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है?
एंडोथर्मिक क्योंकि हीट रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, बैरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम एमोनियम क्लोराइड डालेंगे तो हमें बैरियम क्लोराइड मिलेगा, एमोनिया मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो इस टेम्परेचर में टेम्परेचर कम है तो इसीलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम धारा राठौड़।